हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिज़िक्स फैकल्टी इंस्पायर एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें से बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड चैप्टर होता है जिसमें इस पूरे सेशन को डील किया जाता है दोस्तों। दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में एक्स्ट्रा हैं और एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर है? इसीलिए दोस्तों आइए फटाफट देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक होता है दैट इज रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड। दोस्तों, बहुत एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे नहीं पढ़ाया था, बट यहाँ पर मैं जानता था कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम उसको अब भी यहाँ सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट था। आइए, so first question is, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombarded on a heavy nucleus of size ze, its distance of closest approach of the nucleus depends on mass as। देखिए, ये है वो वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए जरा समझते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा कि भाई ये क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है ना। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए Ze। Z क्या है यहाँ पर? Z इज एटॉमिक नंबर, मतलब इतने प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इतना चार्ज होगा उसका। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं एक अल्फा पार्टिकल को, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है 2 4, उसको मैं इसकी तरफ फेंकता हूँ। क्लियर है? तो क्या होगा, हम कुछ काइनेटिक एनर्जी दे के फेंकूंगा। अब ये नज़दीक जाएगा जाएगा जाएगा, बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक पोजीशन पर आके जो है, एक पोजीशन पर आके क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? और उसके बीच में कुछ यहाँ पर सेपरेशन होगा। इस सेपरेशन को दोस्तों हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि यहाँ पर यदि हम उसको कई काइनेटिक एनर्जी दे के भेजेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है जब दो चार्ज पास में आते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R। आपको ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से याद होना चाहिए। ओके, K Q1 बताइए, सबसे पहले हीलियम में कितना चार्ज होता है? 2e दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर बताइए दूसरे वाले न्यूक्लियस का चार्ज कितना गिवन है? Ze। और सेपरेशन कितना है उनके बीच का? R। और ये R एक्चुअली क्या है? क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल हमने देखा K2Ze² अपॉन RC। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब इसके लिए आप सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट RC इज इक्वल टू 4। हाँ जी, क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इट इज 4KZe² अपॉन mv²। दिस इज योर क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बात समझ में आती है? इसको आप याद रखिए। आप देखिए एक बात, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया। ये देखिए, ये भी APMT का क्वेश्चन, ये भी APMT का क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच ओनली। क्लियर है? ये जो है आप समझते हैं क्वेश्चन एक बार फिर। अब हमको क्लोजेस्ट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला मिला। क्लोजेस्ट अप्रोच में दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने फेंका था वो नज़दीक आके पूरा का पूरा काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी में। वेरी नाइस। अभी दम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombarded on a heavy nucleus of Ze। the distance of closest approach from the nucleus depends on mass। मास के साथ क्या डिपेंडेंस है? फॉर्मूला देखिए, डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वेरी सिंपल, है ना। सो देखिए कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, the alpha nucleus of energy half mv² bombards a heavy nuclear target of charge Ze, then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to। देखिए यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले को देखिए और देख लीजिए कौन सा सही है ना। इस प्रोपोर्शनल टू Z का प्रोपोर्शन है तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। E² का प्रोपोर्शन है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। इनवर्स मास का है तो ये देखिए गिवन है। क्लियर है? इनवर्स वेलोसिटी है, और है ना। तो जो भी आपसे पूछा जाए XYZ, देखिए ये वाला भी सेम क्वेश्चन है ना। आपसे पूछा गया है कि बताइए
दिस। तो आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसको खुद ही आंसर कीजिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे, बोहर्स मॉडल पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर्स मॉडल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। क्या आपको याद है मैंने आपको बोहर्स मॉडल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी दोस्तों। नंबर 1 इज रेडियस। अकॉर्डिंग टू बोहर्स किसी भी एटम का जो है रेडियस कितना होता है। क्लियर है? फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का सेम टू सेम मैंने आपको बताया दोस्तों कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया है कि यदि उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सारे कितने होंगे। क्या आपको याद है सारी चीज़ें? मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्योंकि बिकॉज ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद ना हो ये याद होना ही चाहिए। सो आर इज इक्वल टू n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या याद है आपको? फिर अपन ने वेलोसिटी इन nth शेल पढ़ा था z/n 2.188 मेगामीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों एनर्जी ऑफ nth शेल कितना हो जाएगा -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखिए इन फॉर्मूले पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको बोहर्स मॉडल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन इन सेकेंड ऑर्बिट इज वेयर A0 इज द बोहर्स रेडियस। दोस्तों बोहर्स रेडियस क्या है? बोहर्स रेडियस मतलब होता है हाइड्रोजन एटम का n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल का रेडियस होना। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम मतलब z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका हमें जो है रेडियस बेसिकली A0 गिवन है। तो मुझे बताइए कि Rn इज इक्वल टू, ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फर्स्ट शेल का हाइड्रोजन का रेडियस कितना होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से n²/1 × 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है A0 है, तो बेसिकली हमें A0 का जो है वैल्यू गिवन है ना 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब देखिए हमसे पूछा किसके बारे में गया था? हमसे पूछा गया था हीलियम आयन के बारे में, है ना। सो देखिए ये अपना हीलियम आयन का न्यूक्लियस बना लेता हूं मैं, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, और उसके बाद भी हमसे कौन से ऑर्बिट का पूछा दोस्तों? सेकेंड ऑर्बिट का, मतलब n इज इक्वल टू 2 और यहाँ z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बोहर्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे बताइए क्या रेडियस होना चाहिए इसका रेडियस होना चाहिए, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल शुड बी व्हाट 2² 2 × 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही A0 है दोस्तों। सो रेडियस ऑफ हीलियम का सेकेंड शेल विल बी 2 से 2 कैंसल, सो 2A0। व्हाट इज 2A0? क्लियर है? सो दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और विश्वास कीजिए नीट के लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपको अभी आगे बताता जाऊंगा। ये देखिए स्क्रीन पे आपका पूरा सोल्यूशन दिख रहा है, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू नीड इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हमसे हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी गिवन है। द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। दोस्तों फर्स्ट एनर्जी स्टेट मतलब दैट इज n इज इक्वल टू 1, बट हमसे पूछा एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी n इज इक्वल टू 2। क्लियर है? यदि मैं बोलूँ कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट है तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है तो आपको वहां पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो हमें बेसिकली 13.6 का वैल्यू उसका कोई मतलब नहीं है हालांकि, लेकिन गिवन है बहुत बढ़िया। अभी हमें निकालना है एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? मतलब हमें चाहिए n इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू हीलियम है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स -13.6 z बताइए क्या है दोस्तों? 2² और n भी क्या है? 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो उसको सॉल्व करने पर हमारी एनर्जी 2 से 2 कट के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बचता है। कुछ करना ही नहीं था दोस्तों, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, -13.6। क्लियर है? बस इसी ये जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए इन पर ही बेस्ड है। सो दिस फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट, है ना। आपको टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें 3 एनर्जी स्टेट गिवन है मेरे हिसाब से। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। हमें क्वेश्चन में
गिवन है द फिगर शोज द एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम, बहुत बढ़िया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम E3 to E एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर अपन से पूछा है मतलब E से जब इधर पर आता है तो वेवलेंथ कौन सा निकलता है, लैम्डा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम 5e/3 टू E, क्लियर है। मतलब जब यहाँ से यहाँ आता है तो हमें इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है दोस्तों, क्लियर है। तो मुझे बताइए क्या करें, जब 3E से E पर आता है तो हमें वेवलेंथ पता है, मुझे बताइए कैसे हम निकालते हैं। हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी गैप अपन निकाल सकते हैं। एनर्जी गैप कितना आ जाएगा बताइए, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3E माइनस E। और ये जो एनर्जी, जितना एनर्जी का डिफरेंस है, तो जब वो शिफ्ट होगा इतना एनर्जी वो रिमूव करेगा। किस फॉर्म में रिमूव करेगा दोस्तों, एक फोटोन के फॉर्म में। और बताइए इतना ही एनर्जी फोटोन का आएगा तो hc/λ। सो 2E इज इक्वल टू hc/λ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम सिखा है कि जब इधर से मतलब 5E/3 से जब वो शिफ्ट होगा E पर तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो सेम यहाँ पर हाई एनर्जी डेल्टा E कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, 5E/3 माइनस E इज इक्वल टू hc/λ डैश। मान लीजिए लैम्डा डैश है यहाँ पर से निकल रहा है, क्लियर है। तो ये लैम्डा डैश हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2E/3 इज इक्वल टू hc/λ डैश। तो देखिए मैं कहता हूँ दोनों को आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो यू विल गेट योर आंसर, है ना। देखिए आप डिवाइड कर दोगे, सो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा, तो आपको यहाँ पर जो है लैम्डा डैश मिल जाएगा 3 लैम्डा, क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर। आप इन दोनों में से डिवाइड कर दीजिए तो सीधा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट का एनर्जी, आप जब उसको वो कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको वो एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा कि दो एनर्जी स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। और यदि आपको एनर्जी डिफरेंस मिल गया दोस्तों, तो यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर पर शिफ्ट हो रहा है तो उस एनर्जी का फोटोन एमिट हो जाएगा, क्लियर है। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से ऊपर जा रहा है तो उतना एनर्जी लगेगा। समझ में आई बात, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। दोस्तों ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी ऑफ n चल बताइए, z/n 2.188 मेगामीटर पर सेकेंड, याद होना चाहिए, है ना। सो दिस इज योर। अब देखते हैं पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट in the ground state is r, the radius of the orbit in the higher energy state is। मतलब बोला है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो क्या होता है कि वेलोसिटी उसकी 1/3 हो जाती है, क्लियर है। अब यहाँ सेम एटम है, उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पर शिफ्ट हुआ, मतलब मुझे बताइए कि वेलोसिटी यदि z सेम है और ये तो सेम है ही सही, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यदि वेलोसिटी 1/3 हुई है सो n जो है 1 से क्या हो गया, 3 हो गया होगा। समझ आती है बात आपको। ग्राउंड स्टेट से यदि वेलोसिटी 1/3 हो रहा है मतलब वो कौन से स्टेट में पहुंच गया है, वो स्टेट में पहुंच गया n इज इक्वल टू 3 में। समझ में आई बात, क्योंकि वेलोसिटी 1/3 हो गया है, क्लियर है। तो वेलोसिटी 1/3 हो गया है, सो n मस्ट बी 3। अब यदि n 3 होता है दोस्तों तो रेडियस क्या हो जाना चाहिए, आ जाइए समझते हैं। देखिए कि क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द हायर एनर्जी स्टेट। रेडियस कितना होता है दोस्तों, रेडियस जो होता है n² z और 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। तो देखिए z यदि सेम है और ये यदि सेम है तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। समझ में आती है बात आपको, है ना। तो यदि n 1 से 3 कर दिया है, यदि n को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। यदि पहले रेडियस r है सो दैट विल बिकम 9r, क्लियर है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी और ये चीज़ें समझ में आता है। क्या बात समझ में आती है आपको, क्लियर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी 1/3 हो गया है और n का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब n जो है 3 हो चुका है और n का वैल्यू यदि 3 है तो हमने देखा कि रेडियस किस हिसाब से जो है बदलता है, अपने देखा रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। समझ आती है बात आपको। सो यदि n 3 हो गया है तो रेडियस 9 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दोस्तों, है ना। सो ध्यान से देखिएगा। The electron of hydrogen atom revolves around the proton in circular
nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन, ये आपको रेडियस गिवन है विद वेलोसिटी दिस वन, द करंट ड्यू टू द सर्कुलेटिंग चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स किए गए हों, ऐसे क्वेश्चन को देख के फटाफट आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, है ना, आपका फटाफट बिल्कुल ऐसा बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि भैया करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज कितना होता है। मान लीजिए कि एक चार्ज जो है दोस्तों, यहाँ पर एक आर रेडियस में एक चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज जो है रोटेट कर रहा है विद टाइम पीरियड 2। क्लियर है? सो करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, मतलब Q/T। सो दिस इज योर करंट। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, हमें रेडियस पता है और हमें उसका वेलोसिटी पता है। तो भाई बताइए कितना होगा करंट ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब E अपॉन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर है? सो टोटल एक चक्कर काटने में डिस्टेंस 2πr लगाएगा। क्लियर है कि 2πr डिस्टेंस उसको घूमना पड़ेगा, और किस वेलोसिटी से घूम रहा है दोस्तों, v। सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज गिवन है, देखिए r गिवन है, v गिवन है, तो अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 1/t रख देंगे तो वी विल गेट योर आंसर। चलिए अब इसको करके देखते हैं एक बार। t इज इक्वल टू 2π, r क्या गिवन है दोस्तों, r इज गिवन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी कितना गिवन है दोस्तों, वेलोसिटी इज गिवन बाय e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 2π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, अपॉन वाली चीज़ जो अपॉन के अपॉन में है वो ऊपर चली जाती है ना। सो 2 एप्सिलॉन नॉट n h अपॉन ये ऊपर वाला अपॉन नीचे आ जाएगा, पाई m e स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको, देखिए मतलब है हमको, है ना, चार्ज के प्रोपोर्शनल निकालना है, तो हमको बाकी कांस्टेंट से मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। सो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर E के प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है, तो यहाँ देखिए क्या मिल गया, E की पावर 4 मिल गया। क्लियर है? सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इनवर्स टाइम पीरियड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू E का पावर 4। क्या ये बात समझ में आती है आपको? सो हमें बस प्रोपोर्शनलिटी चाहिए था, वो हमें मिल गया, बस यहाँ पर पुट कीजिए। सो करंट E इज इक्वल टू E अपॉन टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा दो करंट का, तो क्या हो जाएगा 1/E का पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू E का पावर 5। सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू E का पावर 5। क्या बात समझ में आती है? यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमें करंट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था कि करंट एक रोटेटिंग चार्ज की वजह से करंट कितना होता है। क्लियर है? तो याद रखिए करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर है? सो Q/T, जो भी वट एवर, यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दोस्तों तो E/T हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन यदि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हम सर्कुलर ऑर्बिट में यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो हम आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये स्पीड। क्लियर है? सो हमने उससे निकाल लिया। चलिए समझ में आती है बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए, when electron jumps from n is equal to 4 level to n is equal to 1 level, the angular momentum of the electron changes by। दोस्तों इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। क्लियर है? सो आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। दोस्तों बोहर्स मॉडल जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो बोहर्स मॉडल ने पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो उन्होंने यूज़ किया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो गया था, आपको याद आना चाहिए, है ना। mv² बाय r जो है वो किससे बैलेंस हो गया था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा चीज़ उन्होंने जो है बढ़िया सा हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करा हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और जब एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रोटेट करता है तो वो, है ना, वेव के फॉर्म में रोटेट करता है। क्लियर है? और उसका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, है ना, कुछ यदि इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ लैम्डा है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इनका कहना ऐसा था कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्वांटाइज शेल में ही घूमता है, मतलब एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, ऐसा करके n वेवलेंथ करके जो है 2πr डिस्टेंस टोटल वो कवर करता है। और ये n का वैल्यू है, ये कभी जो है पॉइंट्स में नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5, दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आई बात? मतलब एक वेव पूरा आ जाए, 2 वेव पूरा आ जाए, 3 मैटर वेव पूरा आ जाए, 4 वेव पूरा आ जाए, लेकिन 4.5 वेव नहीं आ सकता इसमें। क्या बात समझ में आती है आपको? वेरी नाइस। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब बात समझते हैं कि इसमें एंगुलर मोमेंटम का क्या लोचा है।
तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन फिर h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी है। क्लियर है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या एम वी आर होता है, तो मैं एम वी आर को उधर पर लेके जाता हूँ, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, nth शेल का। अब मुझे बताइए कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुई है, n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हुई है। सो बताइए एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर्थ शेल कितना होगा, 4h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल कितना होगा, 1h अपॉन 2 पाई। और चेंज कितना हुआ इसमें, सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी L4 माइनस L1, और उसको देखोगे सो 3h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, 3h अपॉन 2 पाई। क्लियर है। तो देखिए शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी भी बता दी है, सो आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है कभी भी यदि आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है तो। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देख अब नेक्स्ट पूरा टाइप ही दोस्तों आ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए, है ना, इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि। ओके आते हैं, देखिए समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा आपको ये समझ में आया ना, आप देख लीजिए इसको, मैं आप वीडियो पॉज करके इसको आप यदि नोट डाउन करना चाहें या कॉन्सेप्ट लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट डाउन। ओके चलिए आते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम third orbit to the second orbit, clear है, it emits a photon of wavelength lambda when it jumps from, देखो थोड़ा साथ में डायग्राम बनाते हुए चलते, मैंने आपको सिखाया हमेशा बनाना है। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जंप कर रहा है तो एमिट्स अ वेवलेंथ लैम्डा एमिट करता है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 4th टू 3rd, है ना, मतलब थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, n इज इक्वल टू 4th टू 3rd जब वो करता है जंप, तो यहाँ पर फोटोन एमिट करेगा। मतलब मान लीजिए कि m लैम्डा 1 हमसे ये पूछा गया है। आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा गया है क्वेश्चन को, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, क्या बोला है, जब 3 से 2 पर शिफ्ट होता है तो लैम्डा वेवलेंथ जो है एमिट करता है। तो बताइए जब 4th से 3 पर शिफ्ट होगा तो कितना वेवलेंथ आएगा। क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ये सिचुएशन आती है दोस्तों तो आपको जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। तो मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का क्या आप डेल्टा एनर्जी गैप निकाल सकते हो, बताइए डेल्टा एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, 13.6 मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जेड स्क्वायर। अच्छा दोस्तों ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो जेड का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है ना, इसीलिए मैं उसको ना लिखूँ तो कन्फ्यूज नहीं होगा। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है कि नहीं, हमेशा ये वैल्यू छोटा रखना है। यहाँ पर n1 जो है छोटा वैल्यू होता है हमेशा दोस्तों, है ना, ये अपन को एनर्जी गैप मिल जाएगा। अब आप एनर्जी गैप निकाल लो, इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम ऐसा सोचते रह जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये n2 था पहले कि n1 था दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं ये वाला वैल्यू, छोटा वाला जो वैल्यू इधर आएगा, बड़ा वाला वैल्यू इधर आएगा, और ये जो आपको एनर्जी गैप मिलेगा ना, ये एनर्जी आपको हायर माइनस लोअर का एनर्जी गैप मिल जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से लोअर पर शिफ्ट हुआ तो इतना ही एनर्जी निकलेगा, और यदि लोअर से हायर पे आया है तो इतना ही एनर्जी उस पर लगेगा। क्लियर है। तो आप पहले इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कीजिए, फिर अकॉर्डिंगली आपसे जो भी पूछा हो उसके हिसाब से आप एनर्जी बता दीजिए। क्लियर है। चलिए सो हमारे पास देखिए ये जो है फॉर्मूला अवेलेबल है। सो अब देखते हैं, इससे अपन लगाते हैं डेल्टा एनर्जी, और डेल्टा एनर्जी hc/λ होता है कि नहीं होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन अपन उसको सॉल्व करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू, और इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके अपन ने रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर लिखा था, तो z तो 1 ही हो गया है ना। 1/n1 ये बताइए क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। सो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9। क्या बात समझ में आती है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो 9 - 4 5/9 इंटू 4 1/λ, ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अभी दूसरे वाले केस के लिए लिखते हैं दोस्तों, है ना, दूसरे वाले केस के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। सो 1/λ1 है ना, जो ये दूसरे वाले केस के लिखा था, इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z, तो देखिए हाइड्रोजन एटम में तो z स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, है ना, 1/n1 स्क्वायर, छोटा वाला कौन है 3, सो 3 स्क्वायर, और बड़ा वाला कौन है 4, तो 4 स्क्वायर। क्लियर है। सो 1/λ1 इज इक्वल टू r, दैट इज 9 - 16। समझ में आता है क्या। सो 1/λ1 इज इक्वल टू r 16 - 9 5/9 इंटू 16। क्या बात समझ में आता है आपको, क्लियर है। ओके
चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी अवेलेबल हो गया है। इसको दोस्तों डिवाइड करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये विल गेट योर आंसर। क्लियर है? देखिए डिवाइड कर देते हैं एक बार इसको फटाफट से। सो देखिए इसमें से पूरा इक्वेशन नंबर 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं। क्लियर है? सो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। सो लेमडा अपॉन लेमडा डैश जो है ना, सो क्या मिलेगा आपको 7/9 इंटू 16 अपॉन यहाँ क्या मिलेगा 5r/9 इंटू 4। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए r से r तो कैंसिल हो जाता है ना। 7 इंटू ऊपर चलेगा 9 इंटू 4 अपॉन ये जो है यहाँ पर बचा 5 और 9 इंटू 16। क्लियर है? देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, ये 4 बचता है। 7/20 लेमडा अपॉन लेमडा डैश। दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें लेमडा डैश का वैल्यू चाहिए। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 20 लेमडा बाय 7। समझ आती है बात आपको, है ना? देखिए ऐसा कोई ऑप्शन हमें गिवन है क्या? 20 लेमडा बाय 7। क्लियर है? देखिए बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं ना, कि भाई इस N2 से N1 पर आ गया है, फिर एक दूसरा सेट देंगे आपको इधर से इधर पर आ गया है, तो इधर का वेवलेंथ इतना है, तो बताइए नेक्स्ट वाले का वेवलेंथ। तो आपको इसके लिए इक्वेशन अलग लिखना है, इसके लिए इक्वेशन अलग लिखना है, और आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भाई दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको समझते हैं ये क्या है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाशन बार्मर एंड लाइमन सीरीज आर इन द रेशियो। वाह, देखिए आपको ये लाइमन बार्मर पाशन ये आपको याद है ना, ये क्या चीज़ है? ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना। लाइमन मतलब कहाँ से कहाँ शिफ्ट दोस्तों, n इज इक्वल टू 1 पर शिफ्ट, है ना, मतलब लाइमन की बात चल रही है। क्लियर है? मतलब कहीं से भी 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए। मतलब मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको जो है बता देता हूँ, है ना, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और मान लीजिए इन्फिनाइट है। क्लियर है? सो n इज इक्वल टू 1 पर यदि शिफ्ट हो रहा है, अब वो XYZ कहीं से भी क्यों ना है। क्लियर है? तो दैट इज लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज किसके करस्पॉन्डिंग होता है दोस्तों? यूवी लाइट के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? अब ये चीज़ देखिए यार, है ना, ये मैं आपको थ्योरी के टाइम पे नहीं बता पाया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन में बताने वाला था, इसीलिए आप समझना ज़रा, है ना। ये जो है ये लाइमन सीरीज का दोस्तों फर्स्ट लाइन है ना, और दिस वन इज लास्ट लाइन। मतलब फर्स्ट लाइन मतलब जब जस्ट ऊपर वाले से आए, है ना। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करूं तो 2 से 1 का शिफ्ट विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर है? और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज विल बी कब, कहां से कहां आएगा दोस्तों? इन्फिनाइट से, है ना, बिल्कुल 1 पर आया है। सो दैट इज लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मुझे बताइए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली जिसका गैप ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो लास्ट लाइन जो है मैक्सिमम एनर्जी वाला होता है। क्लियर है? और यदि एनर्जी दोस्तों मैक्सिमम है तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब लास्ट लाइन मतलब मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात होती है। तो भाई जहां एनर्जी मैक्सिमम वहां वेवलेंथ तो मिनिमम बट फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। तो मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि बार्मर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ बताइए। क्लियर है? तो देखिए पहले तो बार्मर सीरीज हमें पता होना चाहिए कि लाइमन बार्मर सीरीज जो रहता है वो n इज इक्वल टू 2 पर शिफ्ट चल रहा है। क्लियर है? सो 3 से होगा, फिर 4 से होगा, 5 से और फिर इन्फिनाइट से। फर्स्ट लाइन विल बी कहां से कहां? 3 से 2, और लास्ट लाइन विल बी इन्फिनाइट से 2। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी वाला लाइन कौन सा है। क्लियर है? तो मिनिमम एनर्जी सबसे छोटा वाला, मतलब कहां से कहां शिफ्ट? 3 से 2 पे शिफ्ट। क्लियर? समझ में आता है बात आप सभी को? अब अपन जो है यहां पर देखते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा। हमसे पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। दोस्तों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम एनर्जी मतलब लास्ट लाइन, मतलब इन सब के लास्ट लाइन का रेशियो क्या होगा। क्लियर है? वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा दोस्तों। क्लियर है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 बाय लेमडा आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर। हमसे पूछा ही नहीं है z स्क्वायर, तो ठीक है, एक ही एटम की बात चले सबके लिए सेम होगा, रेशियो की बात चल रही है तो फिर वो कैंसिल ही हो जाएगा। सो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और 1 बाय एन स्क्वायर, है ना। 1 बाय एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अच्छा देखिए सब में लास्ट लाइन की बात चल रही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात चल रही है। क्लियर है? मैक्सिमम एनर्जी लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन में n2 जो 0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट मतलब 0, मतलब 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर
और 1/n का स्क्वायर। और r और z यदि एक एटम के लिए सबके लिए सेम है तो 1/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? मतलब यदि मैं एक एटम के सारे लाइमन, बार्मर, पाशन, इन सब के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मतलब लास्ट लाइन, मतलब इन्फिनाइट से 2 का शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में जो भी वेवलेंथ निकलेगा अलग अलग सीरीज में, दैट विल प्रोपोर्शनल टू देयर n1। क्लियर है? n1 मतलब मान लीजिए मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ तो n1 क्या हो जाएगा 1, बार्मर सीरीज की 2, पाशन सीरीज की 3। समझ आती है बात? सो λ1 is to λ2 is to λ3 जो है दैट विल बी n1 स्क्वायर is to n2 स्क्वायर is to n3 का स्क्वायर। क्लियर है? सो n1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर is to 2 स्क्वायर is to 3 स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 is to 4 is to 9। क्या ये बात समझ में आती है? 1 is to 4 is to 9। क्लियर है? सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? देखिए सिंपल उसी चीज पे बेस्ड बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atoms equal to the second line of Balmer series of the hydrogen like atom, the atomic number Z of the hydrogen like atom is। बहुत बढ़िया। हमसे क्या बोला है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब बताइए फर्स्ट लाइन ऑफ, और वो भी हाइड्रोजन एटम का। क्लियर है? तो बताइए कि क्या मैं उसका वेवलेंथ निकाल सकता हूँ? वेवलेंथ है ना, सो 1/λ वेवलेंथ इज इक्वल टू r, z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर ही हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम गिवन है हमें। 1/n1 मतलब हमसे फर्स्ट लाइन पूछा है दोस्तों, मतलब शिफ्ट 2 से 1 पे हुआ होगा, तो 1 स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर। क्लियर है? तो 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पर 1 माइनस 1/4, सो दैट विल बी 1/λ इज इक्वल टू r 3/4। समझ आई बात? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे पूछा है कि दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो मान लीजिए कि कोई दूसरा एटम है हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका न्यूक्लियस Z है। ठीक है? Z है। क्लियर है? बात समझ में आता है? तो बताइए इसका सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की क्या बात चल रही है? बार्मर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो रहा है। फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकंड लाइन मतलब 4 से 2। समझ आती है बात? मतलब यहाँ पर n2 इज इक्वल टू 4 से लेकर के n1 इज इक्वल टू 2 पर शिफ्टिंग होनी है। तो क्या इसका हम 1/λ डैश निकाल सकते हैं? है ना दोस्तों? वेवलेंथ तो दोनों का सेम गिवन है ना, तो 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए। 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 16, इसको देखेंगे मैं 416 लिखूंगा, सो दैट विल बिकम 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/16। दोस्तों यहाँ 1/λ का वैल्यू अपन को क्या मिला था? 3r/4। क्लियर है? देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मैं पुट करता हूँ, तो अब सॉल्व करना है। देखिए r से r यहाँ पर काट पीट हो गया, ये 4 बचेगा। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अपन को मिलेगा z इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, तो z विल बी 2। क्या समझ में आता है? तो z इज 2। क्लियर? मतलब आपको एक अलग एटम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और दूसरे अलग एटम की इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो 1/λ इक्वेट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये विल गेट योर आंसर। क्या बात क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सीरीज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। मिनिमम वेवलेंथ मतलब हमें चाहिए मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है? मैक्सिमम एनर्जी दोस्तों किसका होता है मुझे बताइए? सबसे ज्यादा गैप किसका होता है? लाइमन सीरीज का। कौन सी लाइन का? लास्ट लाइन का। लास्ट लाइन मतलब डायरेक्ट इन्फिनिटी टू 1, इससे ज्यादा बड़ा गैप तो कहीं हो भी नहीं सकता ना। सो मैक्सिमम, यदि मिनिमम वेवलेंथ पूछा है मैक्सिमम एनर्जी, सो दैट विल बी लाइमन सीरीज। देखिए एम्स में क्वेश्चन इतना बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए μ1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट। अच्छा ये भी एक नया टर्म है दोस्तों। सीरीज लिमिट मतलब कुछ नहीं होता, लास्ट लाइन होता है। क्लियर है? तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट मतलब इन्फानाइट से n इज इक्वल टू 1 पर शिफ्ट है, तो फ्रीक्वेंसी आया μ1। क्लियर है? मतलब अपन एक बार बना लेते हैं, n इज इक्वल टू इन्फानाइट से n इज इक्वल टू 1 आया, तो फ्रीक्वेंसी μ1 आ गया। क्लियर है? फिर μ2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब अपन को दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज मतलब दोस्तों n इज इक्वल टू 2 से लेके n इज इक्वल टू 1 पे शिफ्टिंग चल रही है, तो यहाँ से μ2 आया। क्लियर है?
एंड μ3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ द बामर सीरीज। सीरीज लिमिट बामर मतलब इन्फानाइट से n इज इक्वल टू 2 पर आया, तो ये थर्ड अपन को कंडीशन गिवन है, n इज इक्वल टू इन्फानाइट से n इज इक्वल टू 2 पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर μ3 आया। तो हमें तीनों में रिलेशन निकालना है, क्लियर है। तो देखिए तीनों कंडीशन में हम अलग अलग सॉल्व करते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहले इस कंडीशन को देखते हैं, क्या हम ये इन्फानाइट से n तक का अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला तो याद है। अब वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू सी होता है कि नहीं होता है। तो यदि हमें वेवलेंथ का वैल्यू पता है तो क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो 1 बाय इससे म्यू बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। देखिए हर जगह अपन को 1 बाय लेमडा पता होगा, उसकी जगह हम म्यू और पुट कर सकते हैं, क्लियर है। सो दिस इज योर रिलेशन। अब देखिए इस फर्स्ट केस में रखते हैं दोस्तों, क्लियर है। सो 1 बाय लेमडा 1 मान लो, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग म्यू 1 बाय सी रख दूं मैं, इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर। अच्छा ये हाइड्रोजन एटम की ही बात चल रही दोस्तों, है ना। तो फिर अब दोस्तों कुछ गिवन ना होना तो इसको आप है ना हाइड्रोजन ही मान लीजिए, क्लियर है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिटेल में पढ़ाया गया है। आर 1 स्क्वायर 1 बाय n1, देखिए क्या है 1 है और ये दूसरा क्या है इन्फानाइट। तो इसको देखिए यहाँ पर μ1 जो है दैट विल बी आर सी और 1 बाय 1 1 सब कैंसिल। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब आप बनाते हैं इस वाले केस में, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों μ2 बाय सी जो है या 1 बाय लेमडा 2 कहूँ, क्या हो जाएगा आर 1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर। क्या बात समझ में आता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो μ2 बाय सी इज इक्वल टू आर 1 minus 1 by 4, so that will become μ2 is equal to rc 3 by 4, क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। फिर दोस्तों थर्ड में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों μ3 by c is equal to क्या हो जाएगा r 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by इन्फानाइट, क्लियर है। सो μ3 will be rc by 4, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमें दोस्तों तीनों में रिलेशन निकालना है, देखिए क्या है ना। μ1 इज इक्वल टू आर सी, μ2 इज इक्वल टू 3rc बाई 4 और μ3 इज इक्वल टू rc बाई 4। तो दोस्तों μ1 में से μ2 माइनस करोगे तो μ3 आ जाएगा, या तो फिर μ1 में से μ3 माइनस करोगे तो μ2 आ जाएगा। अब देखिए कि इन दोनों में से कौन सा जो ऑप्शन अपने पास गिवन है ना। देखिए μ1 में से μ2 माइनस किया तो μ3 आ गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आती है आपको। कुछ नहीं करना है बस दोस्तों, पूरे स्पेक्ट्रा वाले में मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस फलाना से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कभी वेवलेंथ पूछ लेगा। वेवलेंथ आपको पता है और उसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशनशिप भी पता है, क्लियर है। तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप वही वेवलेंथ वाली इक्वेशन में आप फ्रीक्वेंसी भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है आप सभी को, वेरी नाइस। अब दोस्तों आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। देखिए बना लेते हैं, मान लीजिए n से लेकर के ग्राउंड स्टेट पर आ गया तो यहाँ से जो है लेमडा वेवलेंथ एमिट किया, ठीक है। इक्वेशन पहला गिवन है। इफ r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, चलिए बहुत बढ़िया, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं, इस बार हमें वेवलेंथ ही गिवन है, क्लियर, ओके। तो हमसे पूछा गया कि भाई ये n का वैल्यू बताइए। तो दोस्तों कितना सड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू r और z जो है 1 गिवन है अपन को हाइड्रोजन एटम, तो उसको मैं लिखूँ ही ना, या 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। और सो ये 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। दिस इज इक्वेशन, मैंने कहा था हमेशा छोटा वाला सामने रहेगा, बड़ा वाला माइनस होता है। सो 1 बाय लेमडा है ना इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय n का स्क्वायर। इधर आप इसको देख लीजिए। सो 1 बाय लेमडा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एन का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या आप सभी को। अब देखिए इसको मैं पूरे इधर लेके आ जाता हूँ, इसको उधर लेके चले जाता हूँ, तो 1 बाय एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय लेमडा आर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा आर माइनस 1 अपॉन लेमडा आर इज इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पर से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एन स्क्वायर मिल जाएगा लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। क्या बात समझ में आती है आपको। सो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में बेसिकली, है ना। आपसे बस वो बकवास पूछना चाह रहा था, लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1। देखिए दिस इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। अच्छा यहीं नीचे लिखा हुआ है, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है,
मतलब एक अच्छा पैटर्न है क्वेश्चन का। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सिक्स्थ शेल इन हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ लाइमन एमिशन लाइंस विल बी। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जब किसी XYZ उसमें से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, देखिए बना लेते हैं वापस से, है ना। 2 3 4 5 6, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n 5, n 6, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, है ना। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होता है, कैलकुलेट कर लो। -1, 6 माइनस 1 प्लस 1/2, क्लियर है। सो दैट विल बी 5 इंटू 6/2, कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 15 लाइंस, क्लियर है। टोटल 15 लाइंस होने वाली। तो हमसे टोटल लाइंस पूछा है क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं, हमसे पूछा सिर्फ लाइमन वाली लाइंस। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, n इज इक्वल टू 6 से लेके n1 तक की जितनी लाइन पॉसिबल है अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, कितनी लाइन्स है दोस्तों, 3 और 2 5 लाइन्स। समझ में आई बात। तो टोटल लाइमन की कितनी होंगी, 5। फिर लाइमन बामर का पूछता तो 1 2 3 4, क्लियर, 4 लाइन इसकी होंगी, फिर इसकी 3 लाइंस होंगी, इसकी 2 लाइंस होंगी और इसकी 1 ही लाइंस होंगी, क्या क्लियर है। अब आप सेम क्वेश्चन में यदि अपन से पूछता कि भाई बामर की कितनी लाइंस है, तो अपन बताते सर 4, क्लियर है। या हमसे पूछता कि चलो बताओ इंफ्रारेड की कितनी है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था लाइमन जो होता है यूवी होता है, बामर होता है विजिबल और बाकी सारे इंफ्रारेड। तो ये यहाँ से लेके जो है यहाँ तक सारे इंफ्रारेड वाले, तो 3 2 5 और 1 6, क्या बात समझ में आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एक मैंने नोट्स में अपने रेगुलर बैच में मैं क्वेश्चंस और भी कराता हूँ इस पे बेस्ड, बट अभी थोड़ा समय का लिमिटेशन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में खुश रहना पड़ेगा। आप जाइए और दूसरी बुक सॉल्व कीजिए तो आपको वहाँ से भी आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी ऑफ सर्टेन एटम करस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, सबसे ज़्यादा ई सी का है ना। तो बना लेते हैं 3 लाइंस, देखिए ई सी बी और ये ए, बहुत बढ़िया। इफ λ1 λ2 आर करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ टू द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी, जब C टू B आता है तो यहाँ से λ1 आता है, क्लियर है। फिर उसके बाद B टू A आता है तो λ2, और उसके बाद C टू A डायरेक्टली, फिर ये आ जाता है λ3, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, λ1 λ2 λ3 में रिलेशन निकालना है। मुझे बहुत इंट्यूशन है कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार नहीं 2020 में पूछे जाएंगे, क्लियर। सो देखो हमें पता है यार कि यदि मैं यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप देखूँ और यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप देखूँ तो टोटल एनर्जी गैप के बराबर हो जाएगा, समझ आती है बात। मतलब मैं यदि बात करता हूँ डेल्टा एनर्जी बिटवीन C एंड B प्लस डेल्टा एनर्जी बिटवीन, सुनना ध्यान से बच्चों, है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर B और A, तो टोटल एनर्जी गैप बिटवीन C टू A के बराबर हो जाएगा, समझ आती बात। ये एनर्जी गैप, ये वाला एनर्जी गैप प्लस ये वाला एनर्जी गैप इज इक्वल टू ये टोटल वाला एनर्जी गैप, समझ में आता है कि नहीं, है ना, लाइक दैट। सो अब दोस्तों हमें हर एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गिवन है, तो बताओ कितना आसान है ये। डेल्टा ई सी बी, ये वाला जो एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एच सी बाय λ1 प्लस ये इसके करस्पॉन्डिंग एच सी बाय λ2 और इसके करस्पॉन्डिंग एच सी बाय λ3। तो हमें मिल गया रिलेशन 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2 इज इक्वल टू 1 बाय λ3, समझ आती है। अब देखिए ऑप्शन किस फॉर्मेट में गिवन है, अब थोड़ा सा देखिए मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो 1 बाय λ3 जो है इसको आप लिख सकते हैं λ2 प्लस λ1 अपॉन λ1 इंटू λ2। सो λ3 जो है दैट विल बिकम λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। कौन सा ऑप्शन सही, दिस वन। क्या बात समझ में आता है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। देख लीजिए सारे दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और विश्वास कीजिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और इस पे बेस्ड एक बार आप किसी बुक से प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए, उस पे से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर पूरा ये जो है टॉपिक का दी एंड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द MCQ सेशन, आइए रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही। फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। दोस्तों थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 और उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3 पर, क्लियर है। एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट सॉरी टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बिल्कुल ऐसे हो रहा है, इधर से इधर फिर इधर से इधर पर ऐसा ट्रांजिशन चल रहा है, क्लियर है। द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ मतलब यहाँ पर λ1 और यहाँ पर λ2, तो हमसे λ1 और λ2 का रेशियो पूछा है दोस्तों। तो पहले तो हमें λ1 निकालना पड़ेगा,
सो बताइए लेमडा 1 कितना होगा, लेमडा 1 विल बी आर। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन के लिए Z1 है तो मैं Z को बार बार कंसीडर नहीं करूँगा। ओके, सो लेमडा 1 इज इक्वल टू आर, तो इक्वेशन लिखिए 1/3² अपॉन माइनस 1/4 स्क्वायर, क्लियर है। और 1/λ2 विल बी आर 1/2² माइनस 1/3²। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देना है, क्लियर है। इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देना, इसको सॉल्व कर लो आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 16, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 4, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर से आर तो यहाँ पर कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन में आ गया, और ये वाला 9 इंटू 4 ऊपर चले गया। क्या बात समझ में आती है। यहाँ पर देखिए अब 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ पर आता है 4, सो दैट इज 7/20, क्लियर है। लेमडा 1/λ2, सो देखिए ये आपको यहाँ पर रिलेशन मिल जाता है। सो आंसर क्या आता है दोस्तों, दिस वन 20/7। देखिए बिल्कुल इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस और फिर उसके एमसीक्यू करेंगे, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड दोस्तों, खूब मेहनत कीजिए। अभी टेस्ट भी आने वाले हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ आपको पूरे ऐप में लॉन्च हो ही गया होगा, आपको पता होगा। सो लाइव टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, हर सैटरडे को आप टेस्ट दीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।